नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नया कोर्स जो कि है क्लास 10th की जियोग्राफी। और हमारी बुक का नाम है समकालीन भारत भाग 2। पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं संसाधन किसे कहते हैं। तो भाई हमारे पर्यावरण में जितनी भी वो वस्तुएं हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं उन्हें हम कहते हैं संसाधन। ठीक है, जितनी भी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करें वो है संसाधन। जैसे अगर हमें कार को ड्राइव करना है तो उसके लिए चाहिए हमें पेट्रोल। अगर पेट्रोल हमारी जरूरतों को पूरा करता है तो पेट्रोल हमारे लिए संसाधन है। ठीक इसी प्रकार अगर उद्योगों के अंदर हमें धातु को पिघलाना है तो उसके लिए चाहिए हमें कोयला, और कोयला अगर हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है तो कोयला है संसाधन। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त और होती है कि हम संसाधन उन्हीं चीजों को कहेंगे जिनका यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये जमीन है और इसके अंडरग्राउंड में है तेल, ठीक है, खनिज तेल, पेट्रोल। अगर हमारे पास इसको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या ये हमारे किसी काम का है? तो ये हमारे काम का नहीं है, तो ये संसाधन नहीं कहलाएगा। बल्कि संसाधन तो वो है जिसका यूज हम अपनी टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी से इसे निकाल कर यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए संसाधन है। अब मैं आपको बताता हूँ संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बांटते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है या इसकी प्राप्ति हमें कहां से हो रही है। तो पहला पॉइंट है जैव संसाधन। जैव संसाधन जो है ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, जैसे पशुओं में मैं आपको उदाहरण देता हूं भेड़ का। भेड़ से अगर हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं, दूध प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है। और जैसे वनस्पति है, हमारे पेड़ पौधे, वहां से हम फल प्राप्त कर सकते हैं, सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जैव संसाधन है। उसके बाद है अजैव संसाधन, दूसरा पॉइंट। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिनमें जान नहीं होती। जैसे चट्टाने, आप सब जानते हैं चट्टानों में जान नहीं होती। और धातुएं, ये आपके सामने फोटो है, ये सोना है। जब हम खान में से सोने को खोद कर निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, उसके बाद उसे फैक्ट्री में ले जाया जाता है और फिर उसका रूप बदला जाता है और सोना सोना यहां से निकाला जाता है इस चट्टान से। ठीक उसी प्रकार से ये निचली फोटो में है हमारा लोहा। और जब ये लोहा कच्चा होता है तो इसे कहते हैं लौह अयस्क। ठीक है, और जब इसे बदला जाता है लोहे के रूप में या इसके चट्टानों में से अंश निकाले जाते हैं लोहे के, तब हम इसे कहते हैं लोहा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जैव संसाधन कौन से हैं और अजैव संसाधन कौन से हैं। अब मैं आपको बताता हूं संसाधन समाप्यता के आधार पर। ठीक है, समाप्यता का मतलब होता है लिमिट, कि अगर किसी संसाधन को हम यूज कर रहे हैं तो उसकी लिमिट कितनी होगी, क्या वो कभी खत्म होगा या क्या वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन मैं आपको बता दूं ऐसे संसाधन होते हैं जो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये ऐसे संसाधन है जिनका अगर हम एक बार यूज करते हैं तो दोबारा से हम उनका यूज कर सकते हैं। और दूसरे जो हमारा पॉइंट है वो कहता है कि अनवीकरणीय संसाधन। तो ये ऐसे संसाधन है जिनका अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो दोबारा हम इनका यूज नहीं कर सकते, और साथ के साथ इनको बनने में बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है। ठीक है, और ये संसाधन सिर्फ एक ही बार यूज में आ सकते हैं। जैसे कोयला है, कोयले को अगर हम एक बार जलाते हैं तो दोबारा इसकी राख बन जाती है, दोबारा इसे हम कोयले में नहीं बदल सकते। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है पेट्रोल। पेट्रोल को अगर हम एक बार यूज करते हैं तो दोबारा से हम इसका पेट्रोल नहीं बना सकते। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया नवीकरणीय कैसे होते हैं, जो अनलिमिटेड होते हैं, और अनवीकरणीय होते हैं जो लिमिटेड मात्रा में हमारे पास हैं। तो ये होता है हमारा समाप्यता के आधार पर। अब आपके सामने है फोटो। ये नवीकरणीय संसाधनों के दो उदाहरण हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। जब तक हमारी इस दुनिया में सूरज है तब तक सौर ऊर्जा रहेगी हमारे पास। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। और जब तक इस दुनिया में हवा है तब तक पवन ऊर्जा है, तब तक हम यहाँ से इस हवा से बिजली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होने वाले। अब इसे बांटा जाता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक या अधिकार। ठीक है, कि वो संसाधन जो है उस पर किसका अधिकार होगा, किसका मालिकाना हक होगा। तो पहला पॉइंट है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है जो हमारे पर्सनल संसाधन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा घर, हमारी जायदाद, हमारी कार, हमारा खेत। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारा पर्सनल संसाधन है। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन जिस पर सिर्फ हमारा हक है। लेकिन बहुत से किसानों को सरकार द्वारा भूमि दी जाती है और बदले में किसान उन्हें लगान चुकाते हैं, और ये भी किस में आता है, व्यक्तिगत संसाधन में। दूसरा पॉइंट है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो ये भाई ऐसे संसाधन है जिसपे किसी एक बंदे का अधिकार नहीं होता।
इस पर अधिकार होता है पूरे समुदाय का। जैसे उदाहरण के लिए शमशान घाट, शमशान की जो भूमि है वो ऐसी भूमि है जिस पर किसी एक का अधिकार नहीं है, वो पूरे समुदाय के लिए है, ठीक है। और गांव का अगर कोई तालाब है तो वो भी किसी एक का नहीं होता, उसे पूरा गांव यूज कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, हमारे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, जो किसी देश के होते हैं। तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जिसपे किसी देश की सरकार का या उस देश का सिर्फ हक होता है। जैसे सारे खनिज, जल संसाधन, जंगल जिन्हें वन कहते हैं, और रेल, इन पर सिर्फ सरकार का हक होता है, ठीक है। हमारे देश में जितने भी खनिज हैं उन सब पर हमारी सरकार का हक है। लेकिन सरकार के पास एक अधिकार और होता है। वो अधिकार क्या है, मान लो ये आपका घर है या भूमि है, आप एक दिन इसमें कर रहे हो खुदाई, और अगर मशीन द्वारा खुदाई करने हैं और नीचे से निकल गया इसमें से पेट्रोल, ठीक है, या तेल निकल गया, आप सोचोगे आप माला माल हो गए। लेकिन अगर गलती से भी सरकार को पता चलता है कि आपकी भूमि में से ये संसाधन प्राप्त हुए हैं या तेल निकला है, तो ये भूमि सरकार के अंडर में आ जाएगी, ठीक है, और सरकार इस पर कब्जा कर सकती है। तो ये अधिकार होता है सरकार के पास, इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिसपे ना तो एक व्यक्ति का हक होता है ना एक देश का हक होता है, बल्कि इस पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, ठीक है। कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं ऐसी होती हैं जो इन पर नियंत्रण रखती हैं, और ये तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर होते हैं। जैसे अगर कोई देश है, हमारा भारत है, ये निचला हिस्सा है और ये समुद्र है इस साइड का, ठीक है। अगर 200 समुद्री मील की दूरी पर यहाँ संसाधन है यहाँ पर, तो भारत का इस पर कोई हक नहीं है, इस पर हक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का। तो इन्हें हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब संसाधनों को बांटा जाता है विकास के स्तर के आधार पर कि उनका विकास कितना हुआ है। तो पहला पॉइंट है संभावी संसाधन। तो ये ऐसे संसाधन है जो किसी क्षेत्र में होते तो हैं लेकिन इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे भारत के पश्चिम भाग में सौर ऊर्जा। मैं आपको बताता हूं कि भारत का पश्चिम भाग कुछ इस तरीके से है, ऐसे। तो यहाँ पर सूरज बहुत तेज पड़ता है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसे कहते हैं संभावी संसाधन, जिनकी संभावना पूरी है यूज करने की, लेकिन अभी तक यूज नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट है विकसित संसाधन। तो ये ऐसे संसाधन है जिनका हम यूज कर रहे हैं और इनकी मात्रा लिमिटेड है, ठीक है, ये लिमिटेड मात्रा में हमारे पास है। अगर हम इसे पहले खत्म कर देते हैं तो आने वाली भावी पीढ़ियों को ये संसाधन नहीं मिल पाएंगे। और ये ऐसे संसाधन है जिनका सर्वे कर चुके हैं और इसका अनुमान लगाया जा चुका है कि ये सिर्फ इतने ही साल और चलेंगे, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल बहुत कम बचा है हमारे यहाँ पर, ठीक है, पृथ्वी पर। अगर हमने इसको नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों को पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। तो इसे हम कहते हैं हमारे विकसित संसाधन, जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं डेली। तीसरा पॉइंट है भंडार। भंडार किसे कहते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, मतलब ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जो हमारी इच्छाएं तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है भैया उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं भंडार। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जमीन के नीचे तेल है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसे निकालने की, तो उसे हम किस में रखेंगे, भंडार में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो वो हमारे लिए संसाधन है, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जो हमारा जल है, पानी, वो बनता है 2 ज्वलनशील गैसों से, ठीक है, और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकती है। जो हमारा जल है उससे हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन हम बिजली क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको बनाने के लिए। तो इसे हम किस में रखेंगे, भंडार में। चौथा पॉइंट है संचित कोष, जिसे हम कह सकते हैं सेविंग्स, संसाधनों की सेविंग, ठीक है। तो ये भंडार का एक हिस्सा होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, पर अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसे फ्यूचर के लिए बचा के रखा गया है, ठीक है। ऐसे संसाधन जिन्हें फ्यूचर के लिए बचा कर रखा जाता है तो उन्हें संचित कोष में बांटा जाता है। अब आपके सामने टॉपिक है संसाधनों का विकास। हम सब जानते हैं मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया है और जिससे कुछ समस्याएं आई हैं। वो समस्याएं क्या है, पहली समस्या है कि कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ है, ठीक है। संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, किनकी वजह से, कुछ लालची व्यक्तियों से। दूसरा पॉइंट है कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ लोगों को नहीं मिले, तो इससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा समाज है, अब कुछ लोगों को तो संसाधन मिल गए तो वो हो गए अमीर, और कुछ के पास गाड़ी बंगला पैसा नहीं है, भूमि नहीं है, तो वो क्या है, वो गरीब है। तो इसने क्या कर दिया कि समाज को 2 भागों में बांट दिया संसाधनों में। एक तो है
अमीर लोग और दूसरे हैं गरीब लोग। ठीक है। तीसरी समस्या क्या आई है कि संसाधनों के शोषण से ओजोन परत में छेद हो गया है। ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, कि हम संसाधनों को लालच में निकालने के चक्कर में जमीन की दबादब खुदाई करते हैं। ठीक है, और खुदाई के दौरान निकलता है धुआं, और ठीक है धूल मिट्टी उड़ती है जिससे प्रदूषण होता है। तो ये 3 समस्याएं आई है हमारे सामने। अब आपके सामने जो टॉपिक है ये आपके पैराग्राफ में नहीं है लेकिन आपके बॉक्स में है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है सतत विकास। ठीक है, सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि विकास तो हम करें लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, और संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सके। तो इसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है। दूसरा पॉइंट है रियो सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो इसे रियो सम्मेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ब्राजील के शहर रियो में आयोजित किया गया था। कब? 1992 में, 1992 में। और यहाँ पर बहुत सारे देशों के नेता आए और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका आयोजन किया, और इसमें कुछ मुद्दे थे जैसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, प्रदूषण। तो इन सब मुद्दों पर मीटिंग हुई। ठीक है, इसके अंदर। तो इसे कहा गया रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। आपके सामने टॉपिक है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है? ये एक घोषणा थी। ठीक है, और ये कब की गई? 1992 में यूएनओ का एक सम्मेलन हुआ था जिसे कहते हैं UNCEP। ठीक है, यहां पर इसकी घोषणा की गई और इसमें कहा गया कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, कि मतलब संसाधनों का लिमिटेड प्रयोग किया जाना चाहिए, और विकास अगर करना है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एजेंडा 21। अब अगला टॉपिक है संसाधनों का नियोजन, जिसे कहते हैं संसाधनों की प्लानिंग। तो प्लानिंग कैसे की जा सकती है? सबसे पहले तो हमें संसाधनों की पहचान करनी होगी कि वो नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद उसकी लिस्ट बनानी होगी, और उसके बाद हमें उसका मानचित्र बनाना होगा, मैप, कि पूरे देश में वो कौन सी जगह पर पाया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बहुत बार बताया कि यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो संसाधन हमारे किसी काम का नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी है तभी हम उसको अपने यूज में ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमें देश का विकास करना है और देश के विकास के नाम पर हम संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करते हैं तो इससे देश का तो विकास हो जाएगा लेकिन संसाधन जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? अगर इसकी प्लानिंग करनी है तो संसाधनों को एक लिमिटेड प्रयोग करना है और देश के विकास में और संसाधनों के विकास में एक तालमेल बना के रखना है। ठीक है। अब आपके सामने कि औपनिवेशिक इतिहास जो अंग्रेजों के टाइम का, जब हम गुलाम थे, वो हमें क्या बताता है कि संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। कि कई ऐसे छोटे देश थे जिन पे संसाधन तो बहुत सारे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, जिससे वो अपना विकास नहीं कर पाए। तो ऐसे में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों के पास तो भाई थी टेक्नोलॉजी, उन्होंने उन देशों को गुलाम बनाया और टेक्नोलॉजी के सहारे उन देशों के संसाधनों का शोषण किया। ठीक है। और अगली लाइन हमें बताती है कि संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश में टेक्नोलॉजी होगी। ये मैंने आपको दोबारा एक बार बता दिया है। संसाधनों का संरक्षण अगला टॉपिक है। तो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे पर्यावरण समस्या, आर्थिक समस्या, जैसे मैंने आपको बताया था गरीब और अमीर में बंट गया है समाज। तो इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। अब आपके सामने टॉपिक है भू संसाधन। भू संसाधन क्या होता है? हमारी भूमि। आप सब जानते हैं भूमि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर हमारे पेड़ पौधे हैं तो वो भूमि पर ही हैं, अगर हमारे जंगल हैं वो भूमि पर है, अगर हमारे मानव का जीवन है तो वो भी भूमि पर ही है, अगर हमें गाड़ी चलानी है तो वो चलेगी भूमि पर, और खेती करनी है तो वो भी होगी भूमि पर। तो कुल मिला के भू संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। ठीक है, क्योंकि ये सब काम हमारे भूमि से ही संभव है। अब मैं आपको बताता हूं कि भूमि का उपयोग क्या है या भूमि को कितने प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले है वन भूमि, जंगली भूमि। दूसरा पॉइंट है बंजर भूमि, ठीक है, जो किसी काम की नहीं होती। उसके बाद है गैर कृषि भूमि, ऐसी भूमि पर कृषि नहीं की जाती, यहाँ पर सड़कें होती हैं और इमारतें होती हैं। उसके बाद है स्थायी चरागाह, ऐसी भूमियों पर पशुओं को चराया जाता है। फिर है उपवन, उपवन मतलब पार्क या गार्डन।
फिर है कृषि योग्य बंजर भूमि, तो ये ऐसी भूमि है जिस पर 5 साल से कोई खेती नहीं की गई है। उसके बाद है वर्तमान प्रतिभूमि, ये ऐसी भूमि है जहां पर 1 साल से खेती नहीं की गई। पुरातन प्रतिभूमि, ये ऐसी भूमि है जहां पर 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई। उसके बाद है शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, तो यह ताजी भूमि होती है जहां पर 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती की गई होती है। ठीक है, तो ये भूमि के कुछ प्रकार थे, आपको याद रखने हैं। अब आपके सामने टॉपिक है भूनिम्नीकरण। ठीक है, भूनिम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि के उपजाऊपन में कमी आना या भूमि का प्रदूषण। ठीक है, तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। ठीक है, खेती बाड़ी करते आए हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। अब भूनिम्नीकरण जो हो रहा है उसका कारण क्या है? पहला तो है वनों की कटाई, अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है जिसके कारण भूमि के उपजाऊपन में कमी आ रही है। दूसरा पॉइंट है अति पशुचारण, जो चरवाहे होते हैं अपने पशुओं को एकदम से इतना ज्यादा चरा देते हैं कि जितनी भी घास दिखती है उन्हें उन सबको चरवा देते हैं। इससे क्या होता है? भूमि के उपजाऊपन में कमी आती है। तीसरा पॉइंट है खनन। खनन का मतलब होता है खुदाई। हम लालच में खुदाई इतनी ज्यादा कर देते हैं कि उसमें से जो धुआं निकलता है, ठीक है, धुआं इतना ज्यादा निकलता है, उसकी परत भी वहीं पर जम जाती है भूमि पर। प्लस में जब भूमि को हम ज्यादा खोदते हैं तो उसके उपजाऊपन में कमी आ जाती है। तो इस धुएं से और इस ज्यादा खुदाई से क्या होता है? उपजाऊपन में कमी आती है और भूनिम्नीकरण बढ़ता है। उसके बाद है अति सिंचाई। अति सिंचाई का मतलब है कि हमें अत्यधिक लाभ कमाने के लिए हम क्या करते हैं? एक से ज्यादा फसल उगाने लगते हैं और फसलों में ज्यादा से ज्यादा पानी डालने लगते हैं, सिंचाई करने लगते हैं, जिससे भूनिम्नीकरण होता है और भूमि के उपजाऊपन में आती है कमी। उसके बाद है औद्योगिक धूल। औद्योगिक धूल से कैसे होता है कि जैसे ये हमारे उद्योगों की चिमनी है, यहां से निकलता है धुआं और धुएं की परत आकर जमती है भूमि पर। तो जब वो भूमि पर जमती है तो भूमि का प्रदूषण होता है और भूमि के जो उपजाऊपन में कमी आती है। तो ये कुछ कारण है जिनसे भूनिम्नीकरण होता है। अब उपाय क्या है? पहला उपाय है पेड़ लगाना, पेड़ लगाकर हम बचा सकते हैं। दूसरा है अत्यधिक सिंचाई ना करना। तीसरा है अति पशुचारण ना करना, अपने पशुओं को एक लिमिटेड मात्रा में चराना। ठीक है, घास को एकदम से नहीं सारी खत्म करनी है, लिमिटेड मात्रा में पशुओं को चराना है। उसके बाद है प्रदूषित जल ना फेंकना। कई बार हम क्या करते हैं कि खेतों के अंदर प्रदूषित जल से सिंचाई कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? भूमि के उपजाऊपन में कमी आती है और भूमि में प्रदूषण होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया भूनिम्नीकरण। अब मैं आपको बताता हूं मिट्टी के बारे में, मृदा संसाधन। ठीक है, मिट्टी, तो मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, आप सब जानते हैं, बिना मिट्टी के खेती नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट है इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इसके निर्माण के प्रमुख कारक है भू आकृति। जैसी हमारी भू आकृति होगी वैसी हमारी मिट्टी होगी। जलवायु, अगर ठंडी जलवायु है तो वहां की मृदा उस प्रकार की होगी, अगर गर्म जलवायु है तो मृदा भी उसी प्रकार की होगी। तीसरा कारक है शैल। शैल होती है हमारी चट्टान, जैसी चट्टान होगी वैसी उसकी मिट्टी होगी। अगर आग्नेय शैल है, आग्नेय चट्टान है, तो हमारी मिट्टी भी कुछ उसी प्रकार की होगी। ठीक है, काली की टाइप की होगी। ठीक है, काले रंग की होगी हमारी मिट्टी अगर वो आग्नेय शैल है। उसके बाद है तापमान। अगर ज्यादा तापमान है तो वो मिट्टी उस प्रकार की होगी, अगर कम तापमान है तो वो मिट्टी कम तापमान के प्रकार की होगी। उसके बाद है पवन। अब पवन कैसे निर्माण करती है मिट्टी का? मान लो ये कोई चट्टान है या पहाड़ी है, हवा चलती है, इसका कटाव होता है और ये उड़कर आती है जमीन पर। तो जैसे जैसे इसका कटाव होता है तो ये मिट्टी का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आखिरी कारक पवन। अब मैं आपको बताता हूं मिट्टी के प्रकार, कितने प्रकार की मिट्टी होती है। पहला है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा। ठीक है, जिसे रेतीली मृदा भी कहते हैं। आइए आपको डीप में इसकी विशेषताएं बताता हूं। आपके सामने ये जो फोटो है ये है जलोढ़ मृदा और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और जो हमारा पूरा उत्तर भारत का मैदान है वो इसी से बना है। ठीक है, सॉरी। और जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो 3 नदियां हैं, इनके द्वारा जो निक्षेप लाए गए हैं, जो बहाकर जितना भी जो इनके निक्षेप है, ठीक है, उनसे, उसके जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और हमारी खेती ज्यादातर इसी से होती है। आयु के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब जितनी पुरानी होगी और जितनी नई होगी उसके हिसाब से इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहली है हमारी बांगर मृदा। बांगर जो होती है पुरानी मृदा होती है और ये कंकरीली होती है। जितनी पुरानी होगी वो मोटी होगी और कंकरीली ज्यादा होगी।
खादर मृदा जो होती है वो नई मृदा होती है और हर साल बिछती है आके, और इसके कण छोटे छोटे होते हैं, बालू के टाइप में इसके कण होते हैं और ये उपजाऊ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगली है हमारी काली मृदा। आपके सामने फोटो है काली मृदा का। इसका रंग काला होता है और इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है रेगर मिट्टी। और तीसरा पॉइंट है, कपास की खेती के लिए भाई ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो है काली मृदा को माना जाता है कपास की खेती के लिए। चौथा पॉइंट है, दक्कन के पठार के क्षेत्र में ये पाई जाती है। अब दक्कन का पठार कौन सा है? ये हमारे भारत का निचला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा, और ये जितना भी हिस्सा है इसे कहते हैं दक्कन का पठार। और यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है। ये लावा से बनी है। जो हमारे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उसके बाद जो लावा निकलता है, बहुत सालों बाद वो जमता है, तब जाकर वो टूटता है, तब बनती है काली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है, और जब इस मिट्टी में हम पानी डालते हैं तो ये चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। जब इसमें डालते हैं पानी तब हो जाती है ये चिपचिपी। उसके बाद है लाल और पीली मिट्टी। नाम से आपको पता चल रहा होगा इसका रंग कैसा है, लाल और पीला। ये कहाँ पाई जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जब बिल्कुल कम बारिश होती है। और इसका जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है? आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण। जो आग्नेय चट्टान होती है, जब उसके अंदर लोहे की धातुओं का प्रसार होता है, जब वो जमती है, उसके बाद जब वो टूटती है, तब बनती है लाल मृदा और उसका रंग होता है लाल, ठीक है। और जब इस मिट्टी के अंदर हम पानी मिला देते हैं तब ये हो जाती है पीली। अब आपके सामने है लैटराइट मृदा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सामने इसका फोटो है। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है। तो आपको इस शब्द का मतलब याद होना चाहिए कि लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो कि लेटर, जिसका मतलब होता है ईंट। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और इस मिट्टी के अंदर ह्यूम्स की मात्रा बहुत कम होती है। मात्रा क्यों कम होती है? क्योंकि जब तापमान ज्यादा होता है तो मिट्टी के अंदर जितने जीवाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं, क्योंकि वो तापमान सहन नहीं कर पाते, इसलिए इसके अंदर ह्यूम्स की मात्रा कम होती है। और अगर इसमें खाद और उर्वरक मिलाए जाए तो इससे हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल बेकार मृदा है। अगर इसके अंदर हम खाद और उर्वरक मिला दें तो इससे हम खेती कर सकते हैं और इसको उपजाऊ बना सकते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में। अब आपके सामने मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कौन सी होती है? ये होती है रेतीली मृदा, ठीक है, जो रेगिस्तान में पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है और भूरा, रेतीली होती है और लवणीय होती है। लवणीय का मतलब इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ये हाई टेम्परेचर के कारण इसके अंदर ह्यूम्स की मात्रा कम होती है। मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो मिट्टी के अंदर जीवाणु जो होते हैं वो उसको सहन नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस मिट्टी में भी ह्यूम्स की मात्रा कम पाई जाती है और इसमें नमी कम होती है। नमी का मतलब होता है गीलापन। ये मिट्टी रेतीली होती है, इसलिए इसके अंदर जो हमारी नमी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके बाद पॉइंट है, इस मृदा को सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। कि अगर हम जो रेतीली मिट्टी है इसके अंदर अगर हम सिंचाई करते हैं, ठीक है, पानी छोड़ते हैं, तो इससे हम खेती कर सकते हैं। अगर देखा जाए राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ये पाई जाती है। क्या ऐसा है राजस्थान में बिल्कुल खेती नहीं होती? नहीं, राजस्थान में खेती होती है। कैसे होती है? सिंचाई द्वारा। अब अगली जो हमारी मृदा है वो है वन मृदा, जंगली मृदा। ये कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। भाई इनके अंदर भी ह्यूम्स नहीं होते, ठीक है। और नदी घाटियों में ये सिलटदार होती हैं और ऊपरी ढालों में मोटे कण होते हैं। जो ऊपरी ढाल होती है वहाँ तो इसके कण होते हैं मोटे, लेकिन जो नदी घाटियाँ होती हैं वहाँ पर इसके कण होते हैं छोटे, सिलटदार, ठीक है। और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती है। आपको पता है जितनी मोटी मृदा होगी वो कम उपजाऊ होगी, लेकिन जैसे जैसे उसके कण छोटे होते चले जाते हैं तब वो उपजाऊ होती चली जाती है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? वर्षावनों में। दोस्तों अब आपके सामने है एक मैप। इसमें हमें देखना है कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले वन मृदा। वन मृदा का जो क्षेत्र है वो लगभग इतना है। जलोढ़ मृदा उत्तरी भारत के मैदान में। फिर है लाल और पीली मृदा, लगभग ये हमारा क्षेत्र। और काली मृदा दक्कन के पठार में, ये वाला जो हिस्सा है हमारा।
और लैटराइट मृदा, ये रही हमारी लैटराइट मृदा, ठीक है, ये और ये वाली। फिर है मरुस्थलीय मृदा, ये पाई जाती है सिर्फ राजस्थान के अंदर और थोड़ी बहुत गुजरात में। अब आपके सामने टॉपिक है मृदा अपरदन। जैसे मैंने आपको बताया था भू निम्नीकरण, जिससे भूमि के उपजाऊपन में कमी आती है, वैसे ही कुछ उससे मिलता जुलता टॉपिक है मृदा अपरदन, ठीक है। तो मृदा अपरदन क्या होता है? इसमें मृदा का कटाव हो जाता है और मृदा बहने लगती है, जिससे उपजाऊपन बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जो आपको सामने ये फोटो दिख रही होगी, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं मिट्टी कैसे बह रही है और कैसे टुकड़ों में आगे बहती जा रही है, ठीक है। इससे इसका क्या हो रहा है, उपजाऊपन बिल्कुल कम हो चुका है। और इसके उपाय क्या है कि ताकि ऐसा ना हो, सीढ़ीदार खेती करिए, ताकि अगर बाढ़ वगैरह भी आती है तो एकदम से मृदा सारी ना जाए, सीढ़ी नुमा होगी, तो पहले ये मृदा यहाँ जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ठीक है। एकदम से बिल्कुल ज़्यादा अपरदन नहीं होगा। पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाने से जो है मृदा आगे खिसकेगी नहीं और पेड़ों से टकराकर वहीं रुक जाएगी। और हल का अच्छे तरीके से प्रयोग करके, कई बार क्या होता है हमारा तरीका गलत होता है हल चलाने का, जिससे मृदा का अपरदन होता है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, इसका उपाय यही है कि हल का अच्छे तरीके से प्रयोग करें ताकि मृदा का अपरदन ना हो। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा अध्याय। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट मिल जाएं। और कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी हों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है कि हमने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट और हर क्लास से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और नई नई आपको सूचनाएं वहां पर दी जाएंगी। अगर आपको उसमें ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, वहां पर क्लिक करिए और उसके बाद आप ऐड उसमें हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।